हाँ, तो सेकंड देखो, सेकंड में है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे डेवलप होना है, इसको समझना है। तो ये बात याद रखना पहले तो कि मिड 18 सेंचुरी तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो कि देश थे, चाहे जर्मनी हो गया, इटली, स्विट्जरलैंड, सब के सब ये किंगडम्स में डिवाइडेड थे। अलग अलग राजा यहाँ पे ऑटोनॉमस तरीके से अलग अलग जगह पे रूल कर रहा था। मतलब इनमें एक कलेक्टिव कल्चर, कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन रूलर नहीं था। ठीक, यही चीज़ बतलाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है हैब्सबर्ग एम्पायर का। हैब्सबर्ग एम्पायर ये बतलाने के लिए है कि दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ये सब चीज़ें हैं इसी हैब्सबर्ग एम्पायर से। तो हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी पे। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का रीजन है वहाँ पे ये रूल कर रहा था। अब इसमें अलग अलग रीजन आते थे। अलग अलग रीजन कौन कौन से हैं? पहला है अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन में बतलाया गया कि अलग अलग रीजन थे। अल्पाइन रीजन के अंदर जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, ये सब था। और यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जर्मन स्पीकिंग थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है राजा के करीब के जो लोग हैं, जो कि रूल करने में राजा की हेल्प करते हैं, वो दे मेक्स दी एरिस्टोक्रेसी, या फिर अफसरशाही समझ लो एक टाइप से। तो यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जर्मन स्पीकिंग थी अल्पाइन रीजन की। वाइल लोम्बार्डी और वेनेशिया ये भी हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पर रूल कर रहा था। यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी होगी। और दो में देख लिया, दो में अलग अलग भाषा चल रही है, एक में जर्मन एक में इटालियन। और हंगरी, हंगरी में जाओगे तो वहाँ पे magyar भाषा चल रही है, मैग्यार भाषा में बात कर रहा हूँ। और अलग डायलेक्ट भी हैं, वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स भी हैं हंगरी में। इसके बाद यदि देखोगे तो नेक्स्ट है गैलिसिया। गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेसी है वो पोलिश भाषा में बात कर रही है। मतलब चार रीजन देख लिए, चारों में अलग अलग भाषा है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन को बतला रहा है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कोई कॉमन कल्चर नहीं है वहाँ पे। जो हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन पे, वहाँ पे कोई कॉमन कल्चर नहीं है। इसके साथ ये बतलाया भाषा तो अलग है ही, इसके बाद कई कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैसे बोहेमियंस हो गया, ये यहाँ से अंडरलाइन है। बोहेमियन, स्लोवाक, स्लोवेन्स, क्रोट्स और रोमन्स, ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी रह रहे हैं उसके अंदर। बट इन सब को एक चीज़ में बांध के कौन रखा हुआ है? इन सबको एक चीज़ में बांध के रखा हुआ है, बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजियंस टू दी एम्परर। राजा के साथ सभी ने क्या किया है? अलायंस किया हुआ है कि भाई हम आपके साथ रहेंगे। दैट इज़ दी ओनली बाइंडिंग फोर्स। और समझौते और जो पत्रों से जो समझौते होते हैं वो टूट जाते हैं, बट जो कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी से डेवलप होता है वो टूटते नहीं है। इसलिए साम्राज्य टूट जाते थे, क्योंकि ये तो एलिजियंस पे बेस्ड थे। तो मिड 18 सेंचुरी तक कोई नामो निशान नहीं है नेशन स्टेट का। फिर कैसे ये नेशन स्टेट इमर्ज हो रहे हैं, तो इसको आगे से समझना है, नेशन स्टेट कैसे डेवलप हो रहा है। तो 2.1 में है दी एरिस्टोक्रेसी एंड दी न्यू मिडिल क्लास। पहले तो न्यू मिडिल क्लास डेवलप होगी, क्या होगी, किनको बोलेंगे न्यू मिडिल क्लास, ये भी समझना है। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। मतलब सोसाइटी में देख लो चाहे पॉलिटिकली भी देख लो, दोनों तरह से देख लो, जो एरिस्टोक्रेसी होती थी वो डोमिनेंट क्लास मानी जाती थी हर देश में। एरिस्टोक्रेसी मतलब अफसरशाही, आज भी ऐसे ही है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो नहीं है, बट हाँ सोशली तो देख सकते हो कि जो एरिस्टोक्रेट, वैसे वर्ड नहीं है बट हाँ अफसर लोग जो है उनको डोमिनेंट क्लास में आप ले सकते हो। तो पहले भी ऐसे ही था। अब क्या होगा, यहाँ के जो उस समय की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो आपस में क्या थी, यूनाइटेड थी। यूनाइटेड थी वो रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन रिलीजन मतलब रिलीजन नहीं, सॉरी, रीजन बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे अलग अलग रीजन की एरिस्टोक्रेसी आपस में जुड़ी हुई थी। और एक देश की दूसरे देश की एरिस्टोक्रेसी भी आपस में क्या थी, यूनाइटेड थी। कैसे थी? सबसे पहले तो वो जो एरिस्टोक्रेट होते थे वो जब हायर मीटिंग्स में आते थे तो फ्रेंच वो भाषा बोलते थे, ये उनके जुड़ाव का कारण बना। इसके साथ साथ उनमें फैमिली टाइज भी रहते थे, मैरिज वगैरह के टाइज से वो जुड़े रहते थे, तो ये उनको यूनाइटेड रखता था। इसके बाद हुआ क्या, जब पावरफुल एरिस्टोक्रेसी
जब इतनी ज़्यादा सोशली और पॉलिटिकली क्या थी, पावरफुल थी, डोमिनेंट थी, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। लेकिन ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेट, ये तो मात्र कुछ ही लोग थे, सारे लोग तो अफसर होते नहीं थे, ज़्यादातर लोग थे वो तो किसान। या सुनो, हाँ, तो किसान ज़्यादा थे। तो ये बोला गया, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in the eastern and the central Europe, the pattern of the land holding was characterized by vast estate which were cultivated by serfs। तो वेस्ट, पश्चिम में यदि देखा जाए, डायग्राम से यहीं पे देख लो, यदि मैं ये बना दिया यूरोप, तो ये वेस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो फार्मिंग होती थी वो टेनेंट्स के माध्यम से होती थी या स्मॉल ओनर के माध्यम। टेनेंट्स होते थे मतलब बड़े जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो अपनी ज़मीन किराए पे दे देंगे, वहाँ पे ऐसे खेती करवाते थे किराए पे देके। जबकि ईस्टर्न पार्ट पे कैसे होती थी, ईस्टर्न पार्ट या सेंट्रल यूरोप पे, ये सेंट्रल है ये ईस्टर्न है, तो ईस्टर्न पार्ट पे कैसे होती थी, सर्फ्स होते थे। सर्फ्स मतलब हो गए गुलाम लोग, ठीक है, गुलामों लोगों से क्या किया जाता था, खेती करवाई जाती थी, ये अंतर था। मतलब वेस्टर्न पार्ट पे क्या हो रहा है, टेनेंट्स होंगे या उधारी में किराए पे जो भी बोल दो उसको, ऐसे खेती करवाई जाती थी। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कैसे करवाई जा रही है, गुलामों से खेती करवाई जा रही है। अंतर समझ रहे हैं अभी वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में। अब अगला है, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। अब जो वेस्टर्न क्लास है, वेस्टर्न यूरोप है, सॉरी वेस्टर्न क्लास नहीं, ये यहाँ पे यदि सेंट्रल यूरोप है, ये वेस्ट है, वेस्ट में ये इंग्लैंड वगैरह जो है ना, ये वेस्ट में ही आते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और वहाँ पे ट्रेड का ग्रोथ हुआ, जिससे वहाँ पे कमर्शियल क्लास मतलब बिजनेस वाणिज्य करने वाली क्लास डेवलप हो रही है, वहाँ पे बिजनेस करने वाली क्लास डेवलप हो रही है। तो इसी से क्या डेवलप होगा, नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप होंगे, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल, और यही मिलके क्या बनाएंगे, मिडिल क्लास बनाएंगे। ठीक है, इसके पहले एक बात याद रखना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुई थी वो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में हुई थी, मतलब 1715 के बाद में ये इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। लेकिन फ्रांस और जर्मन में कब हुई है, 19th सेंचुरी मतलब 1800 के बाद में। सेकेंड पहले इंग्लैंड में हो गई, उसके बाद हुई थी फ्रांस और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन। मिडिल क्लास कौन बना रहा है, जो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप हो रहे हैं, बिजनेस मैन डेवलप हो रहे हैं, प्रोफेशनल आ रहे हैं, ये सब मिलके बनाएंगे मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास क्या करेगा, मिडिल क्लास देखो क्या करा, इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलरिटी। मतलब अब जो नई मिडिल क्लास डेवलप हो रही है, उनके मन में भी भावनाएं आएंगी कि जो पहले लोग एरिस्टोक्रेट लोग चले आ रहे हैं, ये तो बड़े डोमिनेंट हैं, ये वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। तो ये चाहेंगे कि नेशन यूनिटी या नेशनल यूनिटी का आइडिया डेवलप करेंगे कि पूरे देश में एकता होनी चाहिए, और फिर नेशन स्टेट की जो विचारधारा है वो डेवलप होगी इसी मिडिल क्लास के द्वारा। सो व्हाट डिड दी लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, आखिर ये लिबरल नेशनलिज्म है क्या, लिबरल का मीनिंग क्या है, क्या क्या ये लोग मानते थे। तो लिबरल वर्ड पहले तो याद रख लो कि जो लिबरल टर्म है ये किससे आया, लैटिन रूट वर्ड लेबर से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, लिबरलिज्म में लेबर वर्ड से लैटिन वर्ड था, ये वहाँ से आया है और इसका मतलब है फ्री। के बाद ये क्या किस चीज़ में विश्वास करेंगे, ये करेंगे लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म जो मानता है बंदा, जो ये लिबरल है, वो किसके लिए खड़ा होता है, इक्वलिटी के लिए। और इक्वलिटी कैसी, बिफोर द लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये मानते हैं वो लोग। बट ये तो उनकी विचारधारा, पॉलिटिकली इसको यदि आपको बतलाना होगा तो लिबरलिज्म का पॉलिटिकल मीनिंग होता है कि आप ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो देश के सारे नागरिकों की सहमति से बनी हो। ठीक है, तो पॉलिटिकली इट एम्फेसिस
emphasized the concept of government by the consent। पॉलिटिकल मीनिंग लिबरलिज्म का यही होता है। इसके बाद लिबरलिज्म के और भी मीनिंग पढ़ना है, अभी इकोनॉमिकल मीनिंग अलग होगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि लिबरल जो होंगे ऑल्सो स्ट्रेस, ये किस पे जोर देंगे कि जो इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये चाहेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी बनाना चाहे वो बना सकता है, इसको ख़त्म ना किया जाए। क्योंकि कम्युनिस्ट क्या मानते हैं, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो, या फिर सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ होते हैं। बट ये लिबरल में क्या होता है, लिबरल इसका विरोध नहीं करते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकते लोग, ये चाहते हैं कि सिक्योर रहे प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको रखना है वो रख सकता है। लिबरलिज्म में ये आइडिया चलता है। बट लिबरलिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई लिबरलिज्म फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो यूनिवर्सल वोटिंग राइट टू वोट के सपोर्ट में होगा। यूनिवर्सल का मतलब सभी लोगों को राइट टू वोट दे दिया जाए, इसके सपोर्ट में वो बिल्कुल नहीं है। लिबरलिज्म वाले लोग सिर्फ किसके सपोर्ट में होते हैं, वोट का पावर किसको मिलना चाहिए, वोट का पावर मिलना चाहिए सिर्फ प्रॉपर्टी ओन्ड पर्सन को, जिनके पास इनफ प्रॉपर्टी है उनके पास राइट टू वोट होना चाहिए। काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, अब होगा। तो इसमें जब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांस में रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद सभी को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, वही बोला गया है कि राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओन्ड मैन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सरकार आई, उन्होंने सिर्फ किसको दिया था राइट टू वोट का अधिकार, जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी उन्हीं को दिया गया था। और साथ में विमेंस को भी इससे अलग रखा गया था, विमेंस को भी राइट टू वोट नहीं मिला था। और इसके बाद क्या हुआ, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट एंड डिमांडिंग इक्वल राइट। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनको राइट नहीं मिला था, जो जिनके पास ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं है और वीमेंस को भी नहीं मिला था, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे इसके लिए आंदोलन किया, जिसके लिए फ़ाइट करी गई ताकि उनको इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स मिलें। नेपोलियन ने भी नहीं दिए थे वुमेंस को राइट, जब नेपोलियन आया था उसने भी वुमेंस को राइट टू वोट नहीं दिया था। अब इकोनॉमिक स्फेयर में देखना है, इकोनॉमिक स्फेयर में मतलब इकोनॉमिकली आप लिबरलिज्म को कैसे डिफाइन करोगे, ये समझाना है। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल। इसका मतलब ये है कि लिबरलिज्म जो विचारधारा को फॉलो कर रहा है वो इकोनॉमिकली ये सोचता होगा कि मार्केट के अंदर जो भी गुड एंड कैपिटल का मूवमेंट है, पूंजी का या वस्तुओं का जो भी मूवमेंट हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी स्टेट का कोई भी इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए कि राज्य अपनी मर्जी से उसके रेट बढ़ा रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उसका कम कर रहा है। ये सब काम स्टेट को शोभा नहीं देता है, स्टेट ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ये मानते हैं। मतलब फ्री होना चाहिए मार्केट, जिसका प्रोडक्शन लोग बढ़ाना चाहें, इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ाना चाहें वो बढ़ाएं, जिनका नहीं बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बढ़ाएं। चीज़ों का मूवमेंट फ्रीली होना चाहिए, गुड्स का हो चाहे कैपिटल का। ऐसे ही ये लोग सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिकल स्फीयर में, लिबरलिज्म मानने वाले लोग। अच्छा, नेक्स्ट ये देख सकते हो कि ये बतलाया गया कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बनाए थे ना, उसमें से एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या बनाया था, उसने बनाया था जो मेजरमेंट का जो सिस्टम था उसने एक कर दिया था, कॉमन स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम कर दिया था। मतलब हर जगह एक ही मेजरमेंट से आप चीज़ों को मेज़र करोगे। वो उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने जर्मन में 39 छोटे छोटे स्टेट्स थे। जब उसने ऐसा देखा कि जर्मन स्टेट्स में 39 स्टेट्स में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पे कस्टम ड्यूटी अलग अलग लगती है, कहीं पे 2% है, कहीं पे 5%, कहीं पे 11% है। इस तरीके से जो व्यापारी लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ उसने ये भी एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि द मेज़र ऑफ द क्लॉथ, मतलब क्लॉथ को मेज़र करने की एक यूनिट थी एलए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है जो क्लॉथ मेज़र करने की यूनिट है एलए। अब इस एलए में एक जगह पे
देखो कितना आ रहा है, एक जगह पे आ रहा है 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ, और एक जगह पे आ रहा है 55.1 सेंटीमीटर क्लॉथ, एक जगह पे 65.6। मतलब उस एक यूनिट की मेजरमेंट दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हर जगह पे अलग अलग हो रहा है। ऐसे तो क्या होगा, बिजनेसमैन को लॉस हो जाएगा, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा में बेचनी पड़ेगी, कहीं कम में बेचनी पड़ेगी। तो इससे क्या हो रहा था, बड़ा ही कन्फ्यूजन का स्टेट क्रिएट हो रही थी। तो इसलिए उसने क्या किया था, फिर एक कॉमन वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम लागू किया था इनका एक कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट का था जर्मनी में, उनमें। इसके बाद एक चीज़ और पढ़नी है अभी। हम्म Such conditions were viewed as an obstacle in the economic changes and growth by the new commercial era। अब जो ये अलग अलग सिस्टम और क्या बोलते हैं, वेट करने का सिस्टम, एक ही यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इतने सारे मतलब अलग अलग उसमें मेजरमेंट आ रहे हैं। इन सबको हटाने के लिए एक 1834 में कस्टम यूनियन बना ली इन्हीं 39 स्टेट्स ने मिलके, जो कि किसने इनिशिएट किया था, प्रूसिया नाम के जर्मन स्टेट ने ही इसको आगे बढ़ाया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बनी जिसका नाम रखा था जॉल्वेरियन। ठीक है, जॉल्वेरियन क्या थी, कस्टम यूनियन थी। कस्टम यूनियन मतलब बहुत सारे स्टेट मिल के आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि हम सब एक ही प्रकार की यूनिट्स को मानेंगे, एक ही प्रकार का कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो आसानी से हो पाए। तो एक जॉल्वेरियन कस्टम यूनियन बन गई 1834 में। किसके इनिशिएशन से बनी, प्रूसिया स्टेट के इनिशिएशन से बनी। बाकी बाद में दूसरे जर्मन स्टेट ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था इस यूनियन में। अब देखो यही बोलेंगे, इस यूनियन में बोला गया कि इट अबॉलिश द टैरिफ बैरियर, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी टू दी टू। जो अलग अलग करेंसी चल रही थी हर स्टेट में, उनको ख़त्म करके सिर्फ 2 करेंसी कर दी। जो बैरियर चल रहे थे, टैरिफ बैरियर लग रहे थे, वो भी ख़त्म कर दिए गए। इससे क्या हुआ, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब इकोनॉमिक तरीके से एक नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट किया गया जर्मन स्टेट्स, जो 39 स्टेट्स थे उनमें, विद द लीडर्स ऑफ प्रूसिया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का उदाहरण है। यदि पूछ लिया जाए इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है, तो इकोनॉमिक तरीके से क्या करना, विभिन्न स्टेट्स को आपस में जोड़ना इकोनॉमिक तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ ये हो गया। अगला है कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म क्या है ये और समझ लो। हुआ क्या, जब 1815 में सबसे पहले तो नेपोलियन हार जाएगा, वाटरलू के बारे में हार जाएगा। तो फिर जो यूरोपियन गवर्नमेंट रहेंगी पूरे यूरोप के देशों में, वो वहाँ पे कौन सी स्पिरिट फैलेगी, कौन सी विचारधारा पनपेगी, कंजर्वेटिज्म की। अभी कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म ये बगल में लिखा है, एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि किस पे जोर देती है, परंपराओं पे, ट्रेडिशन पे, और इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम, जो रीति रिवाज पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं को फिर से वो स्थापित करना चाहती है, जो कंजर्वेटिज्म की फ़िलॉसफी है ये। साथ में ये लोग चेंज तो चाहते हैं, बट बड़े स्लो चेंजेस चाहते हैं। मतलब हमारे अपने खुद के जीवन में हम चेंज नहीं देखना चाहते, इतने धीमे होने चाहिए, हम चले जाएंगे उसके बाद करते रहना धीरे धीरे। तो ये चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, जिससे पहले इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, पहले शासन चल रहा था, वैसे ही रन किया जाना चाहिए। तो नेपोलियन 1815 में हारेगा। 1815 में हारने के बाद पूरे यूरोप में जो उसने रायता फैलाया है, रायता मतलब कि जो अलग अलग राज्यों को जीता हुआ है, उसमें सब में ये सब यूरोप वाले मिलके फिर से वही मोनार्की वाला सिस्टम लाने की ट्राई करेंगे। इसी को बोला गया है कंजर्वेटिज्म। देखो लिखा भी है, यहाँ से रीड करो। कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड दैट established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। तो ये लोग मानते हैं कि मोनार्की आ जाना चाहिए, चर्च का जो पावर है वो फिर से वही होना चाहिए सोसाइटी में, सोशल हायरार्की होना चाहिए, मतलब कि अपर क्लास, फिर मिडिल, लोअर, ऐसे टाइप की जो हायरार्की होती है वो बनी रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का परमिशन होना चाहिए।
ये सब पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, इनको ये फिर से लाना चाह रहे थे। होगा क्या, कैसे लाएंगे? लाने के लिए 1815 के बाद में जो सारे बड़े बड़े यूरोपियन पावर थे, जैसे ब्रिटेन, तुम्हारा रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, जिन्होंने इन्हीं लोगों ने मिलकर हराया था नेपोलियन को, सब लोगों ने 1815 में। अब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और ये मिलेंगे कहाँ पे? वियना में मिलेंगे। वियना में सेटलमेंट करेंगे, एक सेटलमेंट फॉर यूरोप, मतलब यूरोप के लिए एक समाधान खोजने के लिए मिल रहे हैं वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और इस कांग्रेस को होस्ट कौन कर रहा है? इस कांग्रेस को होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है ड्यूक मैटरनिक, वो इस चीज़ को होस्ट करेगा। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, इसका नाम भी याद रखना। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, उन्होंने 1815 में ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में मिल रहे हैं फॉर द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। यहाँ पे लोग एक ट्रीटी करेंगे जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही काम है कि अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड बीन कम अबाउट इन यूरोप, जो कि यूरोप में चेंजेस करे गए थे आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द नेपोलियन, जो भी बदलाव करे गए हैं उनको अनडू करना, उनको फिर से ख़त्म कर देना, जैसा पहले था वही सिस्टम लाना। ये इनका काम था वियना ट्रीटी का। तो पहला काम देखो क्या कर रहे हैं। पहला काम तो किया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो बूर्बो डायनेस्टी के किंग थे इनको हटा दिया गया था, तो इनको फिर से पावर में ले आए फ्रांस में। पहला काम ये किया गया वियना ट्रीटी के द्वारा। दूसरा काम क्या किया गया, जो फ्रांस था, फ्रांस दूसरे रीजन को जीत रहा था नेपोलियन के रेजीम में, तो जो फ्रांस है, फ्रांस के चारों ओर अलग अलग स्टेट क्रिएट कर दिए गए, राज्य क्रिएट कर दिए गए, ताकि फ्रांस अब क्या करे, एक्सपेंशन ना कर पाए अपने चारों तरफ। इसलिए नए नए राज्यों का गठन किया गया फ्रांस की बाउंड्री पे। दूसरा काम ये किया गया। तीसरा काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसलिए याद रख लेना क्योंकि ये इटली की यूनिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है। तो एक जो रीज़न है, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, नॉर्थ इटली का पार्ट ऑस्ट्रिया को गवर्न करने के लिए दे दिया गया था वियना ट्रीटी के द्वारा। इन सब का एक ही इंटेंशन है ले दे के कि भाई रीस्टोर करो किसको, मोनार्कीज को, राजतंत्र को फिर से लेके आओ, जो कि नेपोलियन ने उखाड़ के फेंक दिया था दूसरे देशों में। वहाँ पे जीत के उसने जो राजतंत्र को हरा दिया था, उसमें फिर से वही चीज़ लेके आओ यूरोप में। यही था कंजर्वेटिव। अब जैसे ये मोनार्की आएगी, तो मोनार्की सबसे पहले आएगी तो वो सबसे पहले क्या काम करेगी, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, उनसे कोई असहमत हो ऐसा वो सह नहीं सकते, ना ही वो अपनी निंदा सुन सकते। तो इस निंदा को और इस डिसेंट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले वो करेंगे सेंसरशिप लॉ चालू करेंगे, सेंसरशिप लगा देंगे न्यूज़पेपर, कोई भी प्रिंट मीडिया है सब पर, कि कोई उनकी क्रिटिसिज्म ना कर पाए। ये काम करेंगे वो। कंजर्वेटिज्म आने के बाद जो रिजीम आ रही है यूरोप में, वो क्या करेगी, सेंसरशिप लॉज लेके आएगी। और जो लिबरल होंगे वो अंडरग्राउंड रहेंगे उस समय, क्योंकि कंजर्वेटिज्म निंदा नहीं सुन सकते, वो लिबरल करते थे निंदा, तो ये अंडरग्राउंड रह के क्या करेंगे, सिर्फ ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की वकालत करेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। लिबरल लोग ये चाहते थे उस समय जब कंजर्वेटिज्म फैल रहा था। 1815 के बाद नेपोलियन जब हारा तो कंजर्वेटिज्म यूरोप में फैला। कंजर्वेटिज्म को प्रॉपर प्लानिंग से फैलाया गया था। कैसे प्रॉपर प्लानिंग से फैलाया गया था, 1815 में तुम्हारी वियना ट्रीटी हुई है। वियना ट्रीटी के माध्यम से क्या क्या काम किए गए, वियना ट्रीटी के माध्यम से पहला काम किया गया, बूर्बो डायनेस्टी का जो किंग था उसको फ्रांस में लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या किया गया, उसके बाद हाँ, जो फ्रांस की बाउंड्री थी उसके चारों तरफ अलग अलग नए स्टेट्स बना दिए गए। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और इन सब को करने का एक ही मकसद था कि पूरी यूरोप में फिर से मोनार्की सिस्टम ला दिया जाए। नेक्स्ट है दी रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी में इसका एक क्वेश्चन भी है अभी आगे एक्सरसाइज में, गियोस्टो मेजिनी के बारे में तुमको लिखना है शॉर्ट नोट। तो थे रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी लोग हैं। ये क्रांतिकारी लोग कैसे काम कर रहे थे उस समय यूरोप में।
तो 1850 के बाद जब कंजर्वेटिव्स में फैल रहा था तो डर का माहौल था, फियर था। तो जो लिबरल और नेशनलिस्ट लोग थे वो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, सीक्रेटली काम कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या? तो रेवोल्यूशनरी ऑल्सो saw the क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। वो ये मानते थे कि हमको फ्रीडम के लिए जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए नेशन स्टेट हमारा होना ज़रूरी है। नेशन स्टेट बनाने के लिए हमको ये लड़ाई लड़नी है। ठीक है, इसमें नहीं है बट हाँ इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, एक एक नंबर के भी बनेंगे और बड़ा वाला भी बन सकता है। यहाँ से देखो, अब एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी है जिसका नाम है गिउसेप्पे मैजिनी, पैदा हो रहे हैं ये जिनोवा में 1807 में। फैक्ट है, याद करना सीधा। ये मेंबर किसके थे? ये थे एक सीक्रेट सोसाइटी थी, कार्बोनरी। क्या नाम था? कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके ये मेंबर थे। ये है कार्बोनरी। एक सेकंड। तो ये कार्बोनरी जो सोसाइटी थी उसके ये मेंबर थे। साथ में इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई भी थी, अंडरग्राउंड सोसाइटी। एक का नाम था यंग इटली जो मार्शलीज में बनाई थी, और एक का नाम है यंग यूरोप जो बर्न में बनाई थी। खुद थे ये कार्बोनरी के मेंबर। और ये साथ में बना कौन कौन सी रहे हैं? बना रहे हैं दो सीक्रेट सोसाइटी जिनका नाम है यंग इटली और एक का नाम है यंग यूरोप, बर्न में बनी है। अब मेजनी क्या मानता था? मेजनी ये मानता था कि भगवान ने खुद, भगवान ये चाहता है कि जो लोग हैं वो एक नेशन स्टेट में, मतलब उनकी एक यूनिट हो, लोगों की एक यूनिट हो जिसको नेशन स्टेट बोला जाता है। भगवान ही चाहता है नेचुरल तरीके से, इसीलिए भेजा है भगवान ने इंसानों को यहाँ पे, ताकि वो आपस में मिलके अपने अपने कल्चर के अनुसार अपना अपना नेशन स्टेट बना सके। मतलब सबसे बढ़िया बात ये होती थी पुराने समय में, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है उसको आप गॉड से जोड़ दो तो वो पावरफुल हो जाती थी थोड़ी। तो मैजिने भी खिलाड़ी था, तो उसने भी अपनी जो आइडियोलॉजी नेशन स्टेट की थी उसको भगवान से जोड़ के प्रेजेंट किया कि लोगों को भेजे इसलिए गया कि वो अपनी एक यूनिट बनाए जिसको नेशन स्टेट बोला जाएगा। अब ये भगवान की मर्जी है नेशन स्टेट बनना धरती पे। ठीक है, इंसान तो बहुत छोटी चीज़ हो गया। हाँ, तो ये सब वो बोल रहा था मैजिनी। अब इसके साथ क्या हो क्या रहा है कि जो मैटरनेक ये सब देख रहा है, मैटरनेक इसको बिल्कुल क्या मानता था? बहुत बड़ा दुश्मन मानता था। और ये बोलता था कि द मोस्ट, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये सीधा आता है कि किसने बोला था। मैटरनेक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। जो समाज में व्यवस्था चल रही थी उस समय, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मैटरनेक के अकॉर्डिंग मैजिनी था। ठीक है, तो मैजिनी के बारे में इतना याद रखना है कि उसने क्या क्या काम किए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा